नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष दलित आर्मस्ट्रांग की मौत पर हो रही दलित राजनीति की। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकरवादी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या केवल राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, बल्कि दलितों के कन्वर्जन, आरक्षण के अधिकार के बीच की भी लड़ाई बताई जा रही है। तमिलनाडु में बसपा नेता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग मायावती ने की है। बीजेपी ने एससी और मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच की शिकायत की है। दिल्ली में उन्होंने भी अपना बयान दर्ज कराया है और विरोध दर्ज कराया है। अपने नेता की हत्या के 2 दिन के बाद मायावती ने तमिलनाडु जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर स्टालिन सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। पेशे से अधिवक्ता और समाजसेवी आर्मस्ट्रांग अपने क्षेत्र में पॉपुलर थे। लोगों के बीच इतने ज्यादा लोकप्रिय थे कि पार्षद का चुनाव उन्होंने निर्दलीय ही जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। आर्मस्ट्रांग तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा में तब आए जब उन्होंने मायावती की सफल रैली करवाई। इस रैली के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में उनकी चर्चा उभरते हुए मजबूत दलित नेता के रूप में होने लगी और मायावती भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दलित राजनीति में सेंध मारने का आर्मस्ट्रांग के जरिए सपना देखने लगी। कन्वर्जन की समस्या और दलितों की स्थिति पर बीजेपी की भी नजर है और इसी वोट बैंक को साथ कर बीजेपी भी तमिलनाडु में मजबूत हुई है। भारत की 1/4 आबादी एससी मतलब दलित है, जिनमें कन्वर्टेड मुस्लिम और ईसाई दोनों की संख्या भी शामिल है। सामाजिक तौर पर पिछड़े दलितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्हें मिलने वाले आरक्षण का लाभ उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में दलितों का धर्मांतरण कर उनका हक मुस्लिमों और ईसाइयों ने अपने हिस्से में कर लिया है या करते जा रहे हैं। जिन दलितों ने बिना कन्वर्ट हुए आरक्षण का लाभ लेकर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली है, वो भी अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। साथ में ये बात भी सही है कि आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े दलितों ने कभी भी धर्म नहीं छोड़ा, कन्वर्ट नहीं हुए। वो हिंदू धर्म में बने रहे और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ हिंदू धर्म में उनकी आस्था भी मजबूत होती चली गई। केवल तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि दक्षिण के तमाम राज्य जहां दलितों की आबादी साइजेबल है, वहां ईसाई मिशनरियां सक्रिय है, लेकिन इनकी सक्रियता समाज के उन वर्गों तक ही सीमित है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मतलब ये कि कन्वर्जन की भट्टी में दलित राजनीति को सुलगाया जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस सुलगती आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कन्वर्जन की भट्टी में दलित आरक्षण के हक को झोंका जा रहा है? क्या तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या एक राजनीतिक हत्या है? क्या आर्मस्ट्रांग के जरिए मायावती दक्षिण की राजनीति में जमाना चाहती थी पैर? क्या विपक्ष के दक्षिण और उत्तर की राजनीतिक धुरी दलितों पर टिकी है? क्या हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करने के लिए दलितों पर राजनीति हो रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष और दलित नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद देश में एक बार दलित राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। दलितों के असली हक और अधिकारों पर खामोश रहकर उसे उसकी हालत पर छोड़ देने वाली राजनीतिक पार्टियां हत्या की इस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, क्योंकि देश में लोकसभा की करीब 160 सीटों पर दलित वोट का प्रभाव है। इसके अलावे यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में दलित वोटर्स का प्रभाव है। दलित आबादी के मामले में तमिलनाडु करीब 7.5% के साथ चौथे स्थान पर है। चेन्नई पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती कानून व्यवस्था के बहाने स्टालिन सरकार पर हमला करती नजर आई। मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टालिन की सरकार आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचार में इजाफा हुआ है। After when the DMK government came to the power in 2021 May, after that the increase of Dalit atrocities is
tremendous and double the atrocity against the Dalit. A survey is telling that each and every year more than 2,000 atrocity cases are filed against the Dalits. This is the only coming the light or the cases are filed. 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची। तमिलनाडु सरकार पर आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या की जांच के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया है। सवाल यह है कि क्या दलित के नाम पर राजनीति करने वाले ही दलितों की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? क्या कन्वर्जन की भट्टी में दलितों के आरक्षण के हक को छौंककर खत्म किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं पहले आपसे परिचय करा दूं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, आर के चौधरी बीएसपी नेता हैं, वो बीएसपी की तरफ से रहेंगे, और संदीप बागड़ी हमारे साथ अध्यक्ष हैं भीम आर्मी वेस्ट दिल्ली के, वो हमारे साथ रहेंगे। दलित चिंतक के तौर पर हम उनको देखेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में बागड़ी साहब से ही करना चाहूँगा। बागड़ी साहब, यदि आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि यह जो हत्या हुई है आर्मस्ट्रॉन्ग की, वहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या इसमें कुछ राजनीति भी आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक कारण से, चूंकि उनका कद जो है वो बढ़ता जा रहा था वहाँ पर दलित राजनीति में और तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, क्या आपको लगता है? हाँ जी मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी, यह मुकेश जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जो 5 तारीख को जो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई वहां पर, बहुत ही दुखद और क्रूर हत्या है। और मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरीके जो सभ्य समाज के अंदर कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, और ये फेलियर है प्रशासन का। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन थोड़ा मुस्तैद रहे, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। शायद कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और न्यायिक जांच के लिए जल्द से जल्द आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, जल्दी तेजी से जांच हो इसकी। ठीक है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने पूछा आपसे क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जैसा कि मायावती ने जाकर के वहाँ पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, या आपको लगता है कि राजनीति की वजह से उनकी हत्या हुई? क्योंकि राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में उनका कद बढ़ रहा था, दलित में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता थी, वो निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीत चुके थे, स्टालिन के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार मिली थी, लेकिन उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिला था, समर्थन भी मिला था। तो क्या इस वजह से भी उनकी हत्या हुई है? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, आप किस एंगल से सोचते हैं कि ये हत्या जो है राजनीतिक हत्या? क्योंकि दलितों को लेकर के तमिलनाडु में खासतौर पे जो है चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों वहां पर 25 दलितों की हत्या पहले भी हो चुकी है। ये मनोज कुमार जी, मैं आपको बता दूं जी, ये पूरे देश के अंदर ही दलित मारे जा रहे हैं, खासकर तमिलनाडु में क्यों? 2015 का जो एनसीआरबी का डाटा है वो ये बताता है कि 90% 2015 के बाद दलित पूरे देश में मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़े 5 राज्य मैं बताऊं दूं दलित जहां मारे गए हैं, भाजपा शासित राज्य हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अभी आप जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टेट की बात हम कर लेंगे जब होगी। मैं इस स्टेट की बात करें तो आप उसे क्या मानते हैं? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला है, आ जाऊंगा आपके पास। प्रशासन का फेलियर है ये। ठीक है, प्रशासन अगर सतर्क होता तो ये घटना नहीं होती। क्या दलितों के लिए, क्या भारत देश कर्म मरने के लिए पैदा हुए क्या हम सब? भारत देश, ठीक है, हम आपकी चिंता को समझते हैं, आपकी चिंता को समझते हैं, और इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि दलितों का शोषण, दलितों को लेकर के राजनीति तो सब करते हैं, वोट तो दलितों का सबको चाहिए, लेकिन उन्हें आरक्षण का अधिकार मिले, उन्हें उनका आरक्षण सुरक्षित रहे, उन्हें उनका हक मिले, इसको लेकर के कोई अपनी चिंता नहीं जताता है।
हमारे साथ जो दूसरे मेहमान, मैं उनके पास जाऊंगा और एक बार जो बाल मुकुंद शर्मा जी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं बाल मुकुंद जी मैं आप ही के पास आऊँगा। आपकी प्रतिक्रिया और सबसे पहले जो आपके नेता का ट्वीट, राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में मैं जानना चाहूँगा। राहुल गांधी ने इस घटना के बाद से ट्वीट तो किया, लेकिन स्टालिन सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा, एक बार भी जांच की मांग नहीं की, एक बार ये नहीं कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपको सुधारना चाहिए। ये किस तरीके की राजनीति चल रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो दिवंगत आत्मा के चरणों में हम अपने नमन करते हैं और उन जो भी प्रभावित हैं परिवार के लोग, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। सबसे पहले तो यही कर्तव्य बनता, राहुल जी ने जैसे ट्वीट करके कहा कि वो देख एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे हमारे साथी ये अभी बोल रहे थे, तो बीच में मैं इसलिए बीच में बोला था कि जैसे इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उस आबादी 90% ऐसी हत्याएं भी हो रही हैं और जुल्म हो रहे हैं। तो वो जब वो बोल रहे थे बीच में आपने टोका, तो मैं ये कहना चाहता था कि इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हमारा जब देश की आजादी के बाद जो पहली सुबह हुई, हमारी जो किरण निकली सूर्य की, जो हमारे आजादी के जो दीवाने थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया था कि हर दबे कुचले, गरीब, वंचित, शोषित व्यक्तियों को पूरे अधिकार मिले और सब फले फूले। तो ये इसमें सभी लोग आगे, मैं समझता हूं कि हम उस उद्देश्य के कहीं बराबर पर नहीं पहुंच पाए हैं और आज भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जो बहुत ही घिनौनी घटना है और निंदनीय घटना है। तो इसमें राजनीति की बात नहीं है। तो ये तो हो ही रहे हैं हर जगह, हर स्टेट में, और बीजेपी रूल स्टेट ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां जो कानून अपना काम करेगा, और करना भी चाहिए और जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और वो उम्मीद करते हैं करेगा, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं या दूसरे और जो आंकड़े आप जुटाओगे, तो तमिलनाडु उस पायदान पर नहीं है जिस तरीके से घटनाएं यूपी में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में हो रही हैं आज की डेट में। तमिलनाडु फिर भी बनस्पत उन स्टेटों की बजाय वो सॉफ्ट स्टेट है, वहाँ आपराधिक घटनाएं 65 दलितों की हत्या जो है भी 1 महीने पहले हुई है वहाँ पर, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है, या आप जानकारी है भी तो शायद उसे आप यहाँ पर मेंशन करना नहीं चाहते हैं। और इसी से पता चलता है कि आप लोग जो है दलितों के नाम पे भी राजनीति ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका स्टेटमेंट बताता है कि आप जो है राजनीति ही कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए मुकेश जी, इसमें राजनीति की बात कुछ नहीं की मैंने ये कहा उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनको शक्ति दे भगवान इसको दुख की घड़ी में दुख सहने के लिए। और दूसरे भी जो हमारी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन सबके प्रति हमारी संवेदना है और कानून अपना काम करेगा। ये बिल्कुल न्यायप्रिय है, हमारे देश में संविधान है, कानून है, सब कुछ है, बशर्ते नीयत साफ होनी चाहिए। तो वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, वो कार्रवाई होगी और जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। स्पीकर जो नेता हमारे साथ थे, उन्होंने बैठने से बात करने से मना कर दिया, शायद उनके नेता की तरफ से इस तरीके का आदेश। अश्वनी शाही जी हमारे साथ हैं। अश्वनी जी, क्या आपको लगता है ये जो हत्या हुई, सबसे पहले आपके नेता ने कहा कि ये जो है दलितों के प्रति जो है तमिलनाडु की सरकार जो है वो सीरियस नहीं है, उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, और इसीलिए वहाँ पर जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं, वहाँ पर लगातार दलितों की हत्याएं हो रही हैं। मुकेश जी, देखिए तमिलनाडु में कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है, और किस तरीके से चाकुओं से गोद कर एक दलित नेता की हत्या की गई, उस पर स्टालिन सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पता नहीं कौन कौन से दूसरे मुकदमे के दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं किसको गिरफ्तारी की गई है। आदरणीय राहुल जी, चूंकि स्टालिन जी की पार्टी के साथ उनका है गलबैया है, तो एक ट्वीट तो न इस पर जिस तरीके से आया देखा आपने, वो 70 दलितों की जो हत्या हो गई थी अभी शराब से, जो उस पर कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मांग नहीं आई, तो राहुल जी को अभी किनारे करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग चलते हैं, तमिलनाडु की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है इस समय। स्टालिन जी, अभी देखिए एक 2019 में क्या हुआ था इन लोगों की सरकार के, उसके बाद धीरे धीरे जो है चीजें आई। सरकार बनी 3 लोगों की, शायद उसी समय बनी थी, और उसके बाद ये शायद 20 का मैटर है। 2021 में सरकार बनी थी जी, 21 में सरकार बनी थी, हाँ। इसमें एक दीवार गिरी और उसमें कुछ दलित मर गए,
3,000 दलितों का धर्म परिवर्तन करा दिया डीएमके ने। बिल्कुल। इस इस्लाम कबूल हो गया, दीवाल गिरी, 17 दलित मरे और इस्लाम परिवर्तन हो गया। तो जो आपने आज टाइटल लगाया था, ये दोनों का जो मिश्रण किया, बड़ा खूबसूरत किया है। थैंक यू। एक कहा जाता है कि हम लोगों के जो है, आप देखिए यूपी बिहार में, कि रोए के रहली अखिए खुदा गई, रोना चाहते थे लेकिन आंख में चोट लग गया। वही यहाँ पर हो रहा है। आज पूरी तरीके से सनातन को एरिडिकेट करने का मामला हो, दलितों के उत्पीड़न का मामला हो, धर्म परिवर्तन का मामला हो, और 2023 में अभी बता रहे हैं, 23 में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हिंदू हो, और चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, ईसाई धर्म में जाएं या कहीं जाएं, और खास करके अगर वो दलित हो, दलित मतलब एससी और एसटी, ये लोगों को इसका लाभ मिलता रहे, ईसाई धर्म में भी जाएं और उसका लाभ मिलता रहे। और वो उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया। इसका कहने का मतलब है, बिल्कुल, बिल्कुल मेरा अगला सवाल इसी पे था। ये जो कन्वर्जन की जो भट्टी है, जिसपे दलित राजनीति सुलग रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, खासतौर पे मैं मायावती की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मायावती की पार्टी से आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और आर्मस्ट्रॉन्ग के बूते दक्षिण की राजनीति में अपना पांव जमाना चाह रही थी मायावती, और आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के साथ जो है, मुझे लगता है कि उनका सपना जो है थोड़ा विलंब होगा और उनको एंट्री वहाँ पर फिर से नहीं मिल पाएगी। ये जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, और आर्मस्ट्रॉन्ग खुद से दलित थे, लेकिन वो भी कन्वर्टेड थे। आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक कन्वर्टेड दलित थे, और तमिलनाडु में यह समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में, अगर आप तेलंगाना में आप चले जाएं, आंध्र प्रदेश में चले जाएं आप, तो वहाँ पर इस तरीके की समस्या ज़्यादा है। उड़ीसा तक आप आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी जगहों पे जो है कन्वर्जन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और दलितों को लेकर के कन्वर्जन के कारण जो है उनके आरक्षण के हक को छीना जा रहा है। उनके आरक्षण के हक को छीन करके ईसाइयों और इस्लाम के लोगों जो मुसलमान हैं उनके बीच में बांटा जा रहा है। क्या कहना चाह रहा था जी, तो मैं जब मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि दलितों का आरक्षण दिया कहाँ जा रहा है, ईसाई को और दूसरे उसको जा रहा है। तो दलितों का हक मारना उनके साथ नहीं है कि कन्वर्जन वो करा लें, बिल्कुल वो उनके साथ नहीं है। उनका मुख्य जो है मुद्दा ये है कि दलितों का, ईसाइयों को सारी सुविधाएं दो और दलितों का कन्वर्जन कराते रहो, आदिवासियों का कन्वर्जन कराते रहो। आज ये विकट समस्या आपने देखा कि हमारे 7 राज्य लगभग जो हैं से ऊपर हैं, जहां पर इस समय हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और दलित वो क्या नाम है, कन्वर्जन के बाद जो दूसरी बिरादरी है, चाहे वो दलित भाई हो या आदिवासी भाई हो, जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको मिलाकर वो बहुसंख्यक हो गए हैं वहां। बिल्कुल। तो आज के राज्य देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हम कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कई राज्यों में नहीं, 7 के 7 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में आप अल्पसंख्यक हैं। बिल्कुल जी। मैं बालमुकुंद जी से कहना, जी बालमुकुंद जी, असम में नहीं है, असम में भी है। असम में अगर आप वो मिला लेते हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम को, तो आप वहां पर अल्पसंख्यक में है। नहीं, आप क्रिश्चियनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा स्टेट में, लेकिन असम में भी जो है आप वही हैं। अभी सेंसस नहीं आया है, लेकिन जब सेंसस आएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 21 के 11 के बाद सेंसस अभी आया नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं की आबादी वहाँ बड़ी है। चलिए, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर, आप सच बोल रहे हो, सही में बड़ी हो बालमुकुंद जी। लेकिन आपके जो नेता हैं, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, चले जाते हैं मणिपुर, चले जाते हैं हाथरस, लेकिन तमिलनाडु नहीं जाते हैं। ठीक है, ट्वीट भी करते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कन्वर्जन को जिस तरीके से आपकी पार्टी जो है प्रमोट करती है, पर कन्वर्जन पे हमेशा मौन रहती है, और दलितों के आरक्षण को लेकर के मौन रहती है। कभी भी इस दलितों की जो सबसे बड़ी मांग है आज के डेट में, वो ये है कि डिलिस्टिंग की जाए। डिलिस्टिंग की मांग जो है आदिवासियों की है, लेकिन डिलिस्टिंग के मांग पे कांग्रेस कुछ भी खास कहने को तैयार नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बहाने आज हम चर्चा कर रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई है, दलित इस बहाने दलितों पे चर्चा हो रही है आज तमिलनाडु में, लेकिन इससे पहले दलित राजनीति पे कोई चर्चा तमिलनाडु में नहीं होती थी। आज आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद से ये हो रही है। जी मुकेश जी, देखिए एक बात मान के चलिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, क्या किसी भी डिबेट में आपके चैनल, आपका राष्ट्रीय चैनल, इतना बड़ा चैनल है, किसी डिबेट में ये मुद्दा आप लोगों ने रखा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? हम रखें चाहे नहीं रखें, आप तो रख ही देते हैं ना, और आपको हम रोकते नहीं है। बालमुकुंद जी देखिए, आप जब इस मुद्दे को रखते हैं, हमारी जिम्मेवारी उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया को सवाल उठाने का पूरा हक है, और यही प्रजातंत्र की खूबी है। आप सवाल उठाइए, लेकिन आप विपक्ष से पूछ रहे, आप सरकार से पूछिए, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री जी पिछले कितने महीने से सुलग रहा मणिपुर,
वो चुनाव में व्यस्त हैं, वो मणिपुर नहीं जाते, वो चुनाव के बाद नहीं चले जाते। चुनाव के दौरान भी मणिपुर में मैं आपसे एक बड़ा ही जेन्युइन, मैं मैं एक सामान्य नागरिक की तरह आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मणिपुर जाने से सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन देने से सॉल्यूशन होगा, काम करने से सॉल्यूशन होगा? अब जो सॉल्यूशन, जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है ना वहाँ पे। कल प्रजातंत्र की जो खूबी है, नो प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है मणिपुर पे, प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है। देखिए दुनिया के और बहुत से मुल्कों में तानाशाही है, और तानाशाही, और वो काम भी करते हैं सरकारें वहां की, लेकिन वहां एजिटेशन नहीं होते, वो प्रदर्शन नहीं होने देते, लोगों को डिलीवरी तो देते ही है वो भी। लेकिन क्योंकि हमारी स्टेट, हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये रूल जो हमने स्थापित किए हैं पिछले 75 साल से, प्रजातंत्र फलिया फूलिया है, तो जो चुने हुए नुमाइंदे उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये तो कोई चुने हुआ एमपी ये कह देगा कि मैं तो 5 साल जाऊंगा नहीं और मैं यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली से काम कर दूंगा, ये व्यवस्था मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रजातंत्र में इसकी। चलिए अश्वनी जी जवाब देने के लिए हाथ उठाया। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था। आप निर्भीक पत्रकार के रूप में आप ये बोलिए और फिर मेरे से सवाल कीजिए, मैं दूंगा आपको जवाब। क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता? देखिए पत्रकार सारे निर्भीक ही होते हैं, अब आपको लगता है, और हमारी निर्भीकता में पता नहीं आपको कहाँ कमी लग रही है। मैं तो आपसे भी वही सवाल पूछता हूँ, अश्वनी जी से भी सवाल पूछता हूँ, जो भी आते हैं उनसे भी मैं सवाल पूछता हूँ। सवाल पूछने में कोई, लेकिन क्या है, आप लोग अपने अपने तरीके से जो है हमारे सवालों को लेते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है, मैंने कोई कभी आपत्ति दर्ज भी नहीं कराई। अश्वनी जी आपको जवाब देना चाहते हैं? जी मैं अपने कांग्रेसी मित्र का जवाब दे देता हूँ। देखिए आज हर भारत का हर कांग्रेसी एक उसको चाहिए कि राहुल गांधी जी वहां पर जाकर हो आए 3 बार, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चलते हैं और देश का गृह मंत्री वहां पर 3 दिन जाकर कैंप करता है, गृह राज्य मंत्री 23 दिन जाकर वहां पर कैंप करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोलते हैं तो हमारे विपक्षी नेताओं को इतनी संवेदना है कि उसको वॉकआउट कर जाते हैं। सदन के बाहर बोलते हैं तो हल्ला करते हैं कि सदन के अंदर क्यों नहीं बोलते हैं। और इस बार फिर दोबारा बगैर किसी के कहे सदन में उन्होंने बोला है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित वहां पर वो राज्य है, हमने इतना बढ़िया काम किया है कि दोनों संप्रदाय के लोग जो कुकी और मैती थे, एक साथ उनके नेताओं को बैठाकर खाना खिलाने तक का काम कर दिया गया था। लेकिन कुछ राजनीतिक गिद्ध जो हैं, जो कैरोसिन लेकर अपने साथ चलते हैं, वो कैरोसिन छिड़कने हर जगह चले जाते हैं। उनके पार्टी के लोग सवाल करते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ देश की सरकार को चलाना है, और ये लोग जो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री हर जगह चला जाए। पिछले एक कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक मणिपुर जला था, जिसमें राजेश पायलट जी उस समय देश के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। 3 घंटे के लिए गए, जिसमें 2.5 घंटे वो एयरपोर्ट पर बैठे और आधे घंटे के लिए वो शहर में निकले थे किसी। अब बताइए दोनों में तुलना कीजिए, कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं? अपने लोग बिल्कुल अश्वनी जी, मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं अभी ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद अश्वनी शाही जो बीच में मैंने रोका है वो बात अपनी पूरी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, और जो बात अश्वनी शाही जी कह रहे थे, मैं एक बार अश्वनी शाही जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि एक बार अपनी बात जो आप रख रहे थे अपनी बात पूरी करें। अश्वनी जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने वहां पर दोनों लोगों को बैठाकर एक साथ खाना खिलाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। 2 दुश्मन एक साथ बैठकर अगर खाना खा लेने, यानी कि सौहार्द का वातावरण वहां पर पैदा हो रहा है। लेकिन कैरोसिन छिड़कने चले जाते हैं लोग, कैरोसिन लेकर हाथ में, राजनीतिक गिद्ध किस तरीके से जाते हैं वो सबने देखा है। और मैं कहना चाहता हूं बड़े फक्र के साथ, और सुदर्शन न्यूज के साथ तो मैं खासकर कहना चाहता हूं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज देखता है जो 7 राज्यों की जो बात होती है, 7 राज्यों में आप जाकर देखिए किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने वहां पर काम किया है। नहीं तो अभी तक वहां पर हिंदू 0 होकर निकल गए होते। अल्पसंख्यक नाम होता है, अभी कुछ हैं, नहीं तो वो भी 0 हो गए होते, वो भी कन्वर्टेड हो गए होते। किस तरीके से धर्म घर वापसी कराया जाता है, अत्याचार होने से रोका जाता है, व्यवस्थाएं सही की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे कांग्रेसी मित्र ये कहते हैं, या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, तो भाई प्रधानमंत्री जी के पास
हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास मंत्रिमंडल के उनके काबिल सहयोगी हैं। शायद कांग्रेस सरकार में ऐसे नहीं होते थे जो कि चीजों को कर सकें। और प्रधानमंत्री जी को वहां जाने के लिए प्रधानमंत्री जी का आंख, नाक और कान सब खुला रहता है कि हमारे किस राज्य में क्या हो रहा है, कहां हमारी जरूरत है, कहां नहीं है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो क्यों नहीं राहुल जी दलितों के मरने पर तमिलनाडु में चले गए, 70 से ऊपर दलित मरे, संदेश खाली क्यों नहीं चले गए। अभी देखिए किस तरीके से बंगाल में एक कंगारू का कोट लगाया जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल उस पर एक ट्वीट क्यों नहीं करते हैं। दलितों पर अत्याचार हर जगह होता। हमारे भीम आर्मी के साथी हैं, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े से आंकड़े दुरुस्त कर लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय दलित अत्याचार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए थे और अब बहुत कम हो चुके हैं। आप लोग ये पता कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये कहने से नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है। अत्याचार कहीं नहीं चलेगा। और खास करके जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो अत्याचार, देखिए अश्वनी जी बालमुकुंद जी और जो संदीप बांगड़ी जी हैं, जो अत्याचार हमें और आपको टेलीविजन पे दिखता है, जो कहीं किसी के साथ मारपीट की गई, कहीं किसी के साथ जो है किसी की हत्या हो गई या किसी के कोई स्कूल से निकाल दिया, ये अत्याचार तो हमें दिख जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं अत्याचार, वो किसी को दिखता नहीं है और उसका जो असर है वो बहुत ही गहरा पड़ता है। आप उसको वापस नहीं कर सकते, उस क्षति की कभी पूर्ति नहीं कर सकते। कन्वर्जन एक ऐसा मामला है, दलितों के अत्याचार, आप इसे दलितों का अत्याचार क्यों नहीं मानते? जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन से बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? आपसे आपका धर्म छीन लिया जा रहा है, आपको एक लालच दे करके आपका धर्म छीन लिया जा रहा है, आपके आरक्षण के का जो अधिकार संविधान ने दिया था, वो उस आरक्षण के अधिकार को छीन लिया जाता है और आप उसको कहते हैं कि नहीं ये तो अत्याचार नहीं, हमें तो वहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यह जो समस्या है, और इसी समस्या को लेकर के मुझे लगता है कि मायावती जो दक्षिण में अपना पाँव जमाने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका उनको। हमारे साथ बागड़ी साहब है। बागड़ी साहब, क्या आपको लगता है कि दक्षिण में जो राजनीति चल रही है, दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, दक्षिण में राजनीतिक रूप से अगर पैर जमाना है तो आपको दलितों के की जो समस्या है उस पर आपको फोकस करना होगा, जो कन्वर्जन की जो समस्या है उस पर आपको फोकस करना होगा, तभी आप वहां पर राजनीतिक तौर पे आप जम पाएंगे। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम मुसलमान या फिर ये जो ईसाई शोर मचा रहे, हम ये हो गया वो हो गया, हम अपने अंदर कब झाकेंगे? वो हिंदू समाज सनातन धर्म अपने अंदर कब झाकेगा जो 5000 10,000 सालों से जो एक दलित को शिक्षा से वंचित रखा और उनको दबा के रखा गया? कब हम अपने अंदर झाकेंगे? क्या हिंदू समाज अपने अंदर झाकेगा? क्या हमें दबाया गया शिक्षा के लिए, मंदिरों के लिए दरवाजे बंद रखे हमारे? कौन जिम्मेदार है इसके? नहीं, ठीक है, वो सब हम मानते हैं, वो चीजें हुई हैं, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा रही है। नहीं, आप सुनिए और जो अत्याचार हुआ, देखिए बाल विवाह भी हमारे यहाँ था ना, विधवा विवाह भी नहीं होता था ना हमारे यहाँ, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हुई ना, पर्दा प्रथा था, वो भी चीजें खत्म हुई ना। तो जो बुराइयां हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट करके अगर आगे चले, संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, संविधान में आरक्षण इसीलिए तो दिया गया ना, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई ना, ताकि आपको मुख्य धारा में जो अत्याचार हुआ है दलितों के साथ उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ भी रहे। लेकिन आप अगर किसी के बहकावे में आकर के, किसी के प्रलोभन में आकर के आपके आरक्षण को कोई छीन ले, तो मुझे लगता है कि इस पर भी राजनीति होनी चाहिए और इसी पे चर्चा होनी चाहिए। आप मेरी कंप्लीट करने दे बात। इस देश में मुगल भी आए और अंग्रेज भी आए। जब हम ही लोग थे जिन्होंने जो अपनी मेहनत से जो आगे बढ़े और गंदा काम अपने सर पे ढोया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला कर। अरे हमने तो पानी भी संघर्ष से मिला है डॉक्टर अंबेडकर के। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सहमत हैं आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं और मुझे लगता है कि आपके संघर्ष को देखने के बाद ही संविधान में यह व्यवस्था की गई थी। संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसी आपके संघर्ष को देखने के बाद ही, और संविधान की व्यवस्था वो संघर्ष का ही हिस्सा है। मैं बालमुकुंद जी से चाहूंगा जी कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। मुकेश जी, घोड़ी पे चढ़ने पे हमें कौन मार रहा है? इस देश पे मटकी छूने पे हमें कौन मार रहा है? इस देश पे मुच्छे रखने पे हमें कौन मार रहा है? हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, कौन मार रहा है? ये बाहर से आए हुए मारने वाले हमें। घोड़ी पे चढ़ जाए तो भाई लोग है कौन वो लोग जिनके पेट में दर्द होता है? घोड़ी से क्या रिश्ता है इनका? इस देश में कल की दिल्ली की घटना बता रहा हूं मैं, अमित वाल्मीकि को फरीदाबाद में मार दिया गया प्रशासन के हाथों। कौन जिम्मेदारी लेगा? दलित का मरने के लिए नहीं पता, लेकिन दलितों के साथ जो इस्लामिक अत्याचार हो रहा है आप उसको भी तो देखो।
इस्लाम जितना हमने तो अत्याचार कर जब- रहा है, जो क्रिश्चियनिटी हमने तो जितना जब अत्याचार धर्म कर रहा है। नहीं बदला, हमने तो जब धर्म नहीं बदला, जब मुगलों के नहीं, ठीक है, दरबारों में आपके लोग बदल आपकी आपकी मुगलों के बात दरबारों में लोग गद्दी लगा के बैठे थे। हमने तो जब भी अपनी मेहनत पे भरोसा रखा था। 250 साल ये ठीक जो है। 250 साल बिल्कुल ईसाई ठीक कह रहे जो हैं। हाँ जो नहीं, अंग्रेज बिल्कुल सही राज कह रहे हैं करके आप। चले गए, तब ईसाई नहीं बने हम। हमने तो शुरू से बिल्कुल। मेहनत करके खाया है। मुकेश जी, आप ध्यान से सुने ये बात है। मैं जो सुन रहा हूँ। हमेशा सारा ही आरक्षण 100% आरक्षण जो अपने लिए महावीर रखा गया, हमें अगर 70 साल में जो आरक्षण की वजह से कुछ मिल गया, तो आप कैसे कह सकते हैं ये हम भगवत अपना धर्म। हम डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। देखिए, हम कोई अपनी बुद्धिस्ट हैं स्वेच्छा से और अगर हम- धर्म परिवर्तन और कुछ करता नहीं है, वो हम। तो कानून है, उसको कोई नहीं कुछ कह सकता, वो तो कानून है हमारे यहाँ। आप सब लेकिन आप अगर सब प्रलोभन अपने में आकर के, पूर्वजों से दबाव में पूछें। आकर के बदलता है और इस इंटेंशन से बदलता है कि आपके आरक्षण का लाभ उन्हें मिल जाए, आपके हिस्से की रोटी उन्हें मिल जाए, तो मेरा सवाल उस पे है। और मैंने ये प्रोग्राम भी इसीलिए किया और मैंने सवाल भी आपको इसीलिए किया है। आप जो आप कह रहे सब हैं, अपने- आप जो आप कह रहे हैं सब- उससे किसी को आपत्ति नहीं है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, इसीलिए आप ये सब व्यवस्था अपने की गई है। पूर्वजों से पूछें कि आज भी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को दबा के रखा गया 5-6 हजार सालों से, कि आज वो अपने पैरों पे है खड़ी। 5-6 हजार सालों से जो तो किया किसके गया पेट उसका में दर्द हिसाब है? तो हम नहीं दे सकते ना आपको। किसके पेट में दर्द हो रहा है ये? किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप इस बात को, आप जो समस्या, मूल समस्या है उसको आप आप अपने नहीं समझ अंदर रहे हैं। आपके कि आपके हमारे- आपकी हमारे समस्या, सनातन आपके धर्म इस के दर्द को अंदर क्या कौन कह रहा है कमी कि नहीं समझ रहे हैं आप? आपके साथ अगर गोरी चढ़ने पे प्रॉब्लम है तो किसको है? आपके क्या, किसको? आप क्या आप मस्जिद बताएं के ना सामने, किसको है? मस्जिद के सामने से जब आप जा रहे थे तो आप पे जो अटैक हुआ था वो आप भूल किसी जाते हैं? मुसलमान ने घोड़ी चढ़ने का विरोध नहीं किया। किसी मुसलमान ने आपको हमें याद मुंह नहीं होगा, रखने को नहीं माना। हमारे पास ऐसी दर्जनों किसी घटनाएं हैं मुसलमान और ने- इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वही जिहादी तत्व थे, वही टूल गैंग के लोग थे। जो आज ये बोल रहे हैं ना आप, ये आपकी मुंह में, आपकी जुबान पे ये रखा गया मामला है और ये आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, आप दिमाग से अपने राजनीति के हिसाब से इस बात को यहाँ पर देखिए, इम्प्लीकेट कर रहे हैं। और ये चीजें सबको पता है, जो आंकड़े हैं वो हमारे पास भी हैं, घटनाएं जो हुई हैं उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। जिस तरीके से मुसलमानों ने जानबूझ करके दलित की बस्तियों में आग लगाए, दलित के बच्चों की हत्या की, लफ्ज जिहाद में दलित की लड़कियों को फंसाया, उनके जमीन पे कब्जा किया, और सारी चीजें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं और हमने लगातार दिखाया भी। आज बंगाल में जो अत्याचार किया जा रहा है दलितों पे, ये कौन कर रहा है? मुस्लिम ही तो कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता। जो आपको तमिलनाडु में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो ईसाई कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। जो झारखंड में हो रहा है वो ईसाई कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। जो उड़ीसा में हो रहा है वो ईसाई कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता। लेकिन आप ये 5,000 साल पहले जो हुआ उसका रटना, रट करके, याद करके आप आकर के, किसी ने लगता है आपके दिमाग में ठूस दिया और जहां जाते हैं आप वही चीज बोल करके सारी चीजों को ढक देना चाहते हैं। ये गलत है। जो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई वहां पे हुई, उसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है? ये ईसाइयत का प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये दलित राजनीति, ये उनके बढ़ते हुए कद के कारण उनकी हत्या की गई है। इसके पीछे सरकार के लोगों का हाथ है। इसीलिए सीबीआई जांच अगर होती है तो सब चीज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन स्टालिन की सरकार जो है सीबीआई जांच के लिए मना कर रही है। वो सीबीआई जांच नहीं करना चाहती है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। अश्वनी जी, मैं चाहता हूं जो बातें अभी बागड़ी साहब कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखूंगा कुछ। जी। हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अरे आप कितनी बात करेंगे? सारी बातें तो हो गई, सारा टाइम आप ही को थोड़ी दे देंगे। आप जरा सा इनसे भी तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका जो ये चैलेंज, जो एजेंडा चलाता है, एजेंडा तो आप लेकर के आए हैं, एजेंडा तो आप लेकर के आए हैं, हम तो जो समस्या है वो बता रहे हैं। जो बात करते हैं देश को बांटने के लिए, जो आप 24 घंटा लगे रहते हैं, आप ये देश को थोड़ा सा बांटने के अपने लिए तो को आप संभालें। लगे रहते हैं। हम तो जो सही है वो क्या? आईना दिखा रहे हैं आपको। जब जाग जाइए, अभी भी वक्त है। क्या मुसलमान और आप इस जागना ही देश नहीं का चाहते। नागरिक नहीं है? आप अगर जागना ही नहीं मुसलमान चाहते इस- तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो आदमी जागना नहीं, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्या वे इस देश में उनका योगदान नहीं है? बिल्कुल क्या है। वे इस देश के तो नागरिक उसके नहीं योगदान को कौन ठुकरा रहा है? उनके योगदान फिर? को कौन ठुकरा रहा है? इस कौन देश मना की कर रहा है? आजादी में, इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग सिख, मुस्लिम और ये जनसंघ के लोग, तो वो तो गिनती भी नहीं थी उनकी। 10-15 लोग होंगे कुछ में। कितने जो- मुस्लिम का नाम आप बता सकते हैं जो शहीद हुए? मैं आपको 1000 हिंदुओं के नाम बता सकता हूं अभी जुबानी। अच्छा, आपका कितने? आप चैलेंज 10 हमेशा मुसलमान यही के नाम बात बता दीजिए जो शहीद हुए भारत की। बताइए जरा 10 नाम जो शहीद हुए। बड़ा आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। 10 नाम बता मैं दीजिए आप। ये कह रहा हूं 10 नाम बताइए ना। कि आप बोल रहे इस मुसलमान देश सबसे में- ज्यादा इस शहीद हुए भारत की देश आजादी में। 10 नाम बता नहीं इस सकते आप।
आपके 100 दिमाग नाम में बताऊंगा घुट्टी जो पिला दिया गया है ना, मैं वो 100 आकर के यहाँ नाम प्लांट मत बताऊंगा कीजिए। मैं आपको। आपसे ज्यादा विद्वान लोग कि यहाँ पे आप हैं। इस 10 के मुसलमान का नाम टुकड़े- बताइए ना जो शहीद हुए भारत को आजाद कराने में, देश बताइए। में 10 आप मुसलमान का जो नाम बताइए जो पूछ रहा हूँ। आपने एजेंडा बोला ना लगाने अभी की बात- सबसे मैं ज्यादा 100 नाम बताऊंगा। मुसलमान ने आप- शहादत मैं 100 शहादत नाम दी है, बताइए ना बताऊंगा। कहाँ किया। मोपला मैं में 100 नाम अकेले बताऊंगा। लाखों इस हिंदुओं की देश हत्या कर दी के गई, अंदर- उसको वो आपको याद नहीं होगा। इस उसमें दलित भी देश थे, के ब्राह्मण भी अंदर- थे, क्षत्रिय भी थे, वो इस- आपको याद नहीं होगा। मुसलमानों ने कत्लेआम किया था, बिहार- जो बिहार डायरेक्ट के एक्शन डे अंदर- हुआ था उसमें दलितों की हत्या हुई थी, लाखों दलित मार दिए गए थे, याद नहीं है आपको। लेकिन आपके दिमाग में जो बिहार के- ठूस दिया गया वो आकर के यहाँ पर बिहार- उल्टी कर रहे हैं आप। बिहार के अंदर अरे आप छोड़ो बिहार की बात, मैं गर्भवती अश्वनी जी का मैं महिलाओं समझ को- गया आपकी अरे, जानकारी कितनी है मैं समझ गया। रटी रटाई बात मत बिहार बोलो यहाँ के- पे, बिहार रटी रटाई के बात बहुत अंदर- सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं। अश्वनी बिहार जी के अंदर वे कौन लोग थे जो 60 दलित परिवारों की हत्या की थी जिन्होंने? मुसलमान वे थे, कौन लोग थे? मुसलमान थे, मुसलमान थे। हाँ मुसलमान थे वे। मुसलमान थे। आप जो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कौन थे, आप बताइए ना, आप बताइए कौन था, कौन थे वे? आप बताइए ना कौन थे। आपने आपको सीबीआई की नहीं पता जांच कौन करी है थे क्या? वे? सीबीआई के अधिकारी हैं आप? अपने कौन अंदर किस आधार पे झांकिए कह रहे हैं, पहले। किस आधार पे कह रहे हैं? आप कौन थे अंदर लोग, झांकिए पहले। कौन थे वो लोग, आप बताइए आप ना। अंदर आपके पास है झांकिए जानकारी पहले। तो आप बताइए ना कौन थे वो लोग, आप कौन थे लोग अपने बताइए ना। धर्म के अंदर तमिलनाडु में जो झांकिए। 65 दलितों की हत्या हुई, आप- कौन किसने करवाई हुई हत्या? आप किसके अपने अंदर वो जो झांकिए जहरीली कि शराब पीने से आपके- मरे हैं वो कौन थे? आपके धर्म के अंदर क्या कमी है? अरे आप कमी अंदर और अपने वैसी अंदर छोड़िए ना, झांकिए। आपके जो आप दूसरे भाइयों की दूसरों हत्या की तमिलनाडु में कमियां हुई है उसके गिनाने पीछे बैठते कौन थे? आपके आप दूसरे दूसरों 65 की भाई जो मर गए कमियां तमिलनाडु गिनाने के लिए बैठते में, हो। उनकी हत्या के पीछे खुद की कौन कमी थे? पता है आपको? अरे बांगरी साहब, आप आपको अपने खुद भाइयों की की कमी बात करें ना। पता है। आप तो अपनी ही राजनीति में आप- लगे हुए हैं, अपनी ही आप राजनीति में लगे हुए हैं। और आपके भाइयों की हत्या हो रही है वहां पर क्रिश्चियन नफरत की राजनीति जो नफरत आप की एजेंडा राजनीति चला आप रहे कर हैं, रहे हैं। छोड़ हम दें। नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपको सही का आईना दिखा रहे हैं अश्वनी जी। नफरत आपकी ये राजनीति देश को तोड़ने वाला काम कर रही है। हाँ, आप तो फेविकॉल आप लेके समय बैठे हुए हैं रहते जोड़ने के सुधर लिए ना। जाएं। आप तो ये फेविकॉल समय लेके रहते बैठे सुधर हुए हैं। जाएं। चलिए आपके जो एजेंडे के लिए आपके मेन एंकर को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आपको झाड़ पिलाई थी, आपको याद होगी शायद, आपको नहीं होगी तो मेरे पास सारा डाटा इसका हाँ, भी। क्या डाटा है? आप- सुप्रीम कोर्ट ने आपकी शिकायत पे रोक लगाई थी, लेकिन वो रोक हट हाँ। गई क्योंकि आपने झूठी शिकायत की थी, आपने- क्योंकि आपने झूठी शिकायत की थी। जो एजेंडा तब पूरा है, देखो ना भाई, इस पूरा देश मामला देखो ना। एक में भाग केवल नफरत क्यों फैलाने का। दिखाते हो भाई? एक नहीं, भाग क्यों दिखाते हो? आप हम लोग कानून आप की इस इज्जत करने देश वाले में लोग हैं भाई। नफरत ना फैलाएं। चलो एजेंडा आप फैला रहे अरे हो, हम एजेंडा हमारे अगर फैलाते तो आपको अपने हमारे यहाँ इतना बाप ने जगह नहीं संविधान देते। लिखा है, हम अगर संविधान एजेंडा लेके हमारे आते ना खून में तो है। आपको इतना जगह इतना समय नहीं ठीक है। देते आपको बोलने के लिए, सुनने के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, संविधान हमारे अंदर है, हमारे बाप ने लिखा है, हमें पता है। आपसे ज्यादा संविधान को मानते हैं हम, जो आज तक हम संविधान के सहारे ही इंतजार में संविधान कि का हमें प्रेमबल इस देश बताएंगे के जरा सा। अंदर इंसाफ संविधान मिले। में जो इस संविधान देश की में दे दीजिए आप- हमें संविधान इंसाफ को आप मिले। जानते हैं ना संविधान बांगड़ी के साहब, मैं एक रास्ते पे सवाल चलते संविधान से हुए- पूछ लेता हूँ आपसे। संविधान के रास्ते पे चलते हुए इस देश में आज भी हाँ। 55% हाँ, ज्यादा दलित जेलों में बंद है, जेलों में बंद है। अब बताओ हमारे कौन पास से एक मुस्लिम उसकी बात मुस्लिम करेंगे स्कॉलर आप? आए थे, वो बोले थे सबसे ज्यादा मुसलमान बंद है। तो भाई जेलों में मुसलमान बंद अपराधी दलित- होंगे तो बंद होंगे ना। अच्छा, सबसे ज्यादा मरने वाले दलित, सबसे ज्यादा जेल में बंद होने वाले दलित, बहुजन कहाँ जाएंगे दलित इस देश में? अब भजन गाने के लिए आप- बात है। आप क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं आप? भाई तो अपराधियों जेल में की हमको जांच बंद नहीं कर दो। होती बांगड़ी साहब, आपको अपराधियों की जांच नहीं होती। जो जाइए ना, कानून का अपने रास्ता खुला हुआ है ना, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना। जाइए, अपराध करेंगे तो हक जेल मान जाएंगे ले। ना आप, अपराध करेंगे तो जो जेल जाएंगे अपना- ना। कानून की व्यवस्था बनी हुई है। जो अपराध अपना- करेंगे तो आपको क्या सर पे जो- बिठा के रखेंगे लोग? अपराध जी, करेंगे तो जेल दलितों जाएंगे, को- कानून ने भेजा है, कानून का दरवाजा है। दलित- अगर नहीं करेंगे तो दलित उन्हें छूट जाएंगे वो। अपना हक मांग ले तो आप उसको नक्सलवादी बता देते हैं, किसान अरे अपना ये- हक मांग ले तो आप उनको अरे भाई साहब, अभी खालिस्तानी बता नक्सलियों देते का हैं। जो ऐसे मुसलमान पढ़ करके अपना लेख हक पढ़ मांग करके ले आप जो तो आ गए ये हो। कह देते हैं पाकिस्तान नहीं है। याद करके तो बोले चले जा रहे हैं, आप बोले ये चले जा बताओ, रहे हैं, आपका बोले ये चले एजेंडा जा रहे हैं। यहाँ नहीं चलो चलेगा। ठीक है, इनका जरा सा ऑडियो आपका डाउन ये कीजिए, बहुत एजेंडा यहाँ बहुत नहीं ज्ञान हो चलेगा। गया इनका। चलिए अश्वनी जी बोलिए। जी मुकेश जी, देखिए ये पिछले 15 मिनट से बोल रहे हैं और बड़े दलितों के हितैषी बन रहे हैं। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन एक पूर्णिया में एक घटना हुई थी, मुसलमानों ने 50 घरों को जला दिया, दलितों के, महादलितों के। हाँ, कोई इनका नेता गया या बयान दिया? ज्यादा दूर मैं नहीं कहता हूं, मुरादाबाद चले जाएं, मुसलमानों ने दलितों की दाढ़ी बनाने से मना कर दिया। एक बार भी इनका नेता कोई बोला जो यहाँ पर ये 15 मिनट से भाषण दे रहे हैं, दलितों के हितैषी बने हैं? अरे भाई, दलित अपराध करेगा, चाहे मैं अपराध करूंगा, मुकेश जी अपराध करेंगे तो उनकी जगह जेल में है। और आप संविधान से चल रहे कह रहे हैं सबसे ज्यादा दलित जेल में है। दलित क्या झाल बजा रहे थे कि भजन गा रहे थे, उनको उठा के बंद कर दिया गया।
ये कहने की बात है, आप लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये संविधान करता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था और हम उसी रास्ते पर चलते हैं। और आज किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे भाई, आप देखिए 15 मिनट से बोले, मुकेश जी ने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। कहीं ये है कि आपको नहीं बोलने दिया गया, लेकिन आपने यहाँ पर अगर कहा जाए तो बौद्धिक अराजकता भी फैलाई है दूसरे लोगों को बिल्कुल। बोलने का और दलितों के प्रति मुसलमान का व्यवहार तो सबसे, भारत विभाजन के बाद जो नरेंद्र नाथ जो चले गए थे, अंबेडकर के साथी ही थे ना, नरेंद्र नाथ चले गए थे जिन्ना के साथ पाकिस्तान, क्या हुआ उनके साथ, याद है ना आपको? नहीं बांगड़ी साहब, आपको याद नहीं होगा, आना पड़ा था वापस लौट करके, समझ गए ना? तो दलितों के साथ मुसलमानों का व्यवहार क्या है, जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। इतिहास उठा के देखिएगा तो पता चलेगा कि मुसलमानों का व्यवहार दलितों के साथ क्या है। पाकिस्तान गए थे नरेंद्र नाथ, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। उनकी जितनी बेइज्जती हुई, जो भी बात कहा गया था, एक भी बात नहीं मानी गई थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया और वहां पर दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया। तो उनसे केवल टॉयलेट साफ करवाया जाता है वहां पर किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है उनको। और मुसलमानों की हिमाकत, मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं जी। मुसलमान बहुत बड़े हमारे शुभचिंतक हो गए हैं। जरा सच को पहचानिए, राजनीति से ऊपर उठ करके। सही में इसीलिए दलितों का भला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दलितों का नेता जो है वो दलितों का भला ही चाहता ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो पिछड़े रहें ताकि मैं उनके नाम पर रोटी खाता रहूं। और ये सारे नेता वही हैं कि दलितों को जानबूझ करके जो है, आप लोग नहीं चाहते कि उनका उत्थान हो, ताकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे ना। यही तो बात है, इसीलिए दलितों की हालत इतना खराब है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय कम है, प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी जी आपका, बांगड़ी साहब आपका, और हमारे साथ बाल मुकुंद जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस प्रोग्राम में आपने साझा किया। लेकिन दलितों के साथ जो समस्या है वो समस्या इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि दलितों के नेता जो हैं वो उसे खत्म करना नहीं चाहते। वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि दलितों की समस्या बनी रहे ताकि इसी समस्या पर उनकी राजनीति भी चलती रहे। राजनीति की गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब तक दलितों की समस्या बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।